नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पिछले कई दिनों से किसान मंडियों में धान की खरीद ना होने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो उसे जल्द हल कर दिया जाएगा। किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने ये साफ तौर पर कहा कि धान खरीद नीति पूरी तरह से विफल है और सरकार के आश्वासनों के अलावा भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ना तो कोई अधिकारी और ना ही कर्मचारी उनकी बात सुन रहे हैं, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। एक आध जगह कहीं अपवाद स्वरूप विवाद होगा वो हमारी जानकारी में आएगा तो निश्चित उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों के हित में जो पॉलिसी बनी है उसके तहत अधिकांश धान जो क्रय केंद्र हैं उसमें किसानों की धान खरीद होगी। राज्य द्वारा इसमें कोई जो क्रय केंद्र कच्चा आड़ती मंडी में खरीद कर रहे हैं या जो 700 कुंटल की उनकी परमिशन है या तो कोई खरीद की वो मिले परमिशन मिले बढ़ाने की, तब तो ये कि संपूर्ण मंडी में जितनी भी अराइवल होगी सब उनके द्वारा क्रय किया जाएगा। प्रतिमान रहेगी कि एक किसान को दो दिन वेट करना ही पड़ेगा। आपकी ये खाद्य विभाग के उसमें है, हमारे उसमें खाली इसका मंडी का लाइसेंस है। खरीद करने के लिए ये खाद्य विभाग की खरीद कर रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड खाद्य विभाग कर रहे हैं। हमारे अंदर में खाली भाई ये मंडी में लाइसेंस ही है करके ये है, ये जो धान खरीद रहे हैं भारत से इसके राज्य सरकार के लिए धान खरीद कर रहे हैं। मंडी में आ रही है उसी को खरीद हो रही है, उसी के माध्यम से खरीद हो रही है। मंडियों में माल गिरा है उसके अनुसार हो रही है। कुछ जो लूज चालें आ रही है उसके हिसाब से पर्ची नहीं कर रही। CCTV भी लगे हैं और प्रदेश सचिव भी जारी की जा रही है। अगर सरकार ने इनको 33 उस दिन आज एक शायद 34 बता रहे हैं 33 लोगों को इन्होंने कच्चे आड़ती का परमिट दे रखा मंडी में। इससे मतलब है कि इनको सरकारी रेट पर खरीदने की परमिशन है, लाइसेंस मिला हुआ है मिल वालों को, जिसमें जदरपुर मंडी में 33 लोगों के पास है। तो उनको खाली मंडी से धान खरीदना होता है। वो लोग क्या करते हैं बाहर से धान खरीद रहे हैं और कुछ यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कुछ भोले वाले किसानों से उनकी खतौनी मंगाकर और उनका खाता मंगाकर उसमें पैसा डाल दे रहे हैं और वो जो बाहर का धान खरीद रहे हैं उसको नंबर 1 में दिखाकर और उधर अपना काम कर रहे हैं। जो मंडी का धान है वो नहीं खरीदा जा रहा है, इसीलिए मंडी में दिक्कत आ रही है। इसीलिए यहाँ पर किसान परेशान है और मंडी में धान नहीं उठ रहा है। वास्तविक इसमें अब कोई 1300 बता रहा है बिक रहा है, कोई 1200 बता रहा है, तो 500 से 600 रुपए का नुकसान सीधा किसान को हो रहा है। कहाँ से वो पूरा करेगा अपना घाटा? तो हम लोग उस दिन भी आए थे 14 तारीख को भी किसानों के रूप में, हम किसान हैं, एक संगठन की तरफ से भी सपोर्ट हमारा रुद्रपुर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग आकर रोज इनसे कहते हैं, मंडी वालों से उस दिन बात की है और आज भी अगर नहीं अगर ये मानते हैं हमारी बात को तो हम शायद कल से किसान यूनियन से किसानों को सीधा बुलाकर हम लोग यहाँ धरना देंगे और डेली यहाँ बैठेंगे और इनके जितने भी है, जैसे ये कहते हैं पर्ची कटती है, जो भी 700 कुंटल ये कह रहे हैं कि हम तोल रहे हैं लगभग 700 या 500 400, वो वास्तव में तो तुल नहीं रहा है यहाँ पर, वो बाहर से तुल के आ रहा है। अब हम कल से यही देखते हैं, इनकी निगरानी करते हैं, यहाँ पर मंडी समिति के साथ लेते हैं, हम एसडीएम साहब को बुलाएंगे और हम यहाँ पर निगरानी करते हैं इनकी कि ये वाकई माल मंडी से इतना तोल रहे हैं कि नहीं तोल रहे हैं। इनका तो नंबर 1 हो जाएगा, इनका तो जितना तोल लिया इन्होंने बाहर से पर्ची काटी उसकी सप्लाई सरकार को इनके चावल की पूरे रेट पर चली जाएगी 67 के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से उसकी रिकवरी के। लेकिन किसान का वही 1100 1200 1300 1400, तो उसमें बताएं किसान का तो नुकसान है। मंडी मिल वालों का या कच्चे आड़ती जिनको मिल गई है परमिशन उनका तो पक्का हो गया। अगर वो 1868 के भाव से खरीद रहे हैं कागजों में और वास्तव में मौके पर 1200 खरीदे 500 से 600 का फायदा तो उनको यहीं से हो गया। वो वास्तव में वो किसान का हिस्सा है, वो किसान का हक मार रहे हैं, किसान का हिस्सा मार रहे हैं। सरकार ने तो किसान के लिए सुविधा दे रखी है कि उसका माल इतने में बिके, वास्तविकता ऐसी है नहीं है। मौके पर जो है वो कुछ और है और कागजों में तो पूरा हो जाएंगे। भोले वाले किसानों की खतौनियाँ मंगा लेंगे कि तुम्हारा धान बेचा है, लाओ हम तुम्हारे खाते में पैसा डालते हैं। किसान दबा हुआ होता है क्योंकि वो पहले से कर्ज लिए हुए हैं इनसे। पहले कह रहे हैं मोबचर कम है। जब मोबचर चेक किया गया तो 17 मोबचर आया, तो मिल वालों ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, हम उठाएंगे नहीं। कल कह रहे पोर्टल बंद है, आज कह रहे चावल टूट गया। ये तो अच्छा यही है, कभी कहते हैं सूखा है, कभी कहते हैं गीला है। सुबह की उठाई इन्होंने। तो आपका धान कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? 3 दिन हो गए। आश्वासन दिया, अब ये कह रहे हैं जी तुलवाएंगे तुम्हारा। तो 21 अक्टूबर को होने वाले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर इस बार डीआईजी अरुण मोहन जोशी शहीद पुलिसकर्मियों की श्रद्धांजलि के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 10 दिन के समय में शहीद पुलिसकर्मियों द्वारा जहां शिक्षा हासिल की गई वहीं रहने वाले लोग भी जो हैं वो इस गली और लेन को शहीद पुलिसकर्मी का नाम दिया जाएगा। इस तरह से डिमांड रखते आए हैं और इसके लिए डीआईजी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए।
देखिए, जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड है उसको पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है और इसमें जो 21 अक्टूबर है उसको पुलिस फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कई सारे इवेंट्स रहेंगे इस पीरियड में, जैसे हमारी पुलिस लाइन है, जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में जो तमाम जानकारियाँ हैं उनको लेकर के प्रदर्शनी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जहाँ पर उनकी एजुकेशन हुई है, जो हमारे शहीद हैं या जहाँ के वो रहने वाले हैं, उन जगह की लोकल विजिट्स के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ वो रहते हैं उस तरफ की जो लेन है, गलियाँ हैं या जो जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिया है, जो स्कूल है, उनमें से क्या उनके नाम किया जा सकता है, उस लेन को या स्कूल को, उस बारे में तमाम चीज़ें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिस को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है या जहाँ पर वो रहते हैं उसकी कोई लेन है या कोई गली है जिसको उनके नाम पे किया जा सकता है, इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये लगभग 10 दिन का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार पटेल की जयंती रहती है जिसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है ये बेसिकली पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद दिल्ली से वापस लौटे दीपक बाली काशीपुर पहुंचे हैं और काशीपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों और आम आदमी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान दीपक बाली ने अपने पैतृक निवास स्थान पर स्थित मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की और इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक बाली ने कहा कि जल्द ही पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जनसंवाद अभियान चलाया जाएगा और लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, जिनके आधार पर पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र बनाएगी। उन्होंने कहा खाली काशीपुर की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए जिस चीज से जनता परेशान है और जो जनता की जरूरत है और जो जनता के अधिकार है उन सब को पूरा किया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। अब ये कैसे पता लगेगा कि जनता को किस जगह की जनता को क्या चीज चाहिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे जन संवाद कार्यक्रम पार्टी शुरू करेगी, जिसके द्वारा जो जनता की समस्याएं, जनता की ज़रूरतें हैं वो उनको अपने घोषणा पत्र में रखेगी, जो एक प्रदेश का घोषणा पत्र होगा और एक हर विधानसभा का घोषणा पत्र होगा। उसमें जनता द्वारा उठाई हुई मांगें और समस्याएं वही रखी जाएंगी और उनको पूरा किया जाएगा। आपका जन्म काशीपुर में हुआ है, मैं देख। देहरादून एयरपोर्ट विस्तारीकरण से होने वाले जंगल के नुकसान के विरोध में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और इस मामले को लेकर राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, डोईवाला कांग्रेस और युवा कांग्रेस NSUI व किसान कांग्रेस के सदस्यों ने डोईवाला उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल व किसान नेता उमेद बोरा ने कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट से लगती हुई करीब 215 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरण करने की तैयारी की जा रही है, जिससे थानो वन रेंज जो है वो उसके करीब 10,000 पेड़ों के साथ विस्थापित क्षेत्र की जनता का अस्तित्व खतरे में है और पेड़ काटे जाने से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर खतरा मंडरा जा रहा है और इतना ही भारी जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है और इतनी भारी संख्या में पेड़ों के कटने से डोईवाला व देहरादून क्षेत्र में मौसम में भारी बदलाव होगा, जिससे बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने मांग की कि विस्तारीकरण को लेकर आमजन और जनप्रतिनिधियों की राय ली जाए, जिसके बाद कार्य किया जाए। से 10,000 पेड़ काटने की बात सरकार ने की है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, एयरपोर्ट की दृष्टि से देखें तो हमारा क्षेत्र में जहां पर हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है, चीतल हाथी बड़े बड़े जानवर उसमें हैं, तो हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है 10,000 पेड़ कम नहीं होते। सरकार इसको ना काटे, या तो उसको काटती तो पहले से अनापत्ति क्षेत्रीय का भी लेना चाहिए था। यहाँ विस्थापित लोग हैं जिनको 2 बार तो टिहरी से विस्थापित होकर आए, उन्होंने वो यहाँ प्लान किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से उनको प्लान करने की जो रणनीति सरकार की है हम उसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, SDM साहब के नाम पे दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जो सरकार की एक नीति है, जो 215 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित की जा रही है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि जो 10,000 पेड़ कट रहे हैं एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए,
वो बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को अगर ये पेड़ काटने थे, सरकार को इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना था, तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पहले जनता से राय ली जाती है, हमारे देश में जनता से पूछा जाना चाहिए था। तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जनता से पूछा गया? नहीं। क्या लोकल जनप्रतिनिधियों से पूछा गया? नहीं। तो आखिरकार ये हिटलरशाही सरकार चाहती क्या है? अगर डोईवाला क्षेत्र में इतना खूबसूरत जंगल 10,000 पेड़ जिसमें हैं, अगर ये कट जाता है तो डोईवाला का पूरा भौगोलिक क्षेत्र, डोईवाला का मौसम पूरा चेंज हो जाएगा और जो टेम्परेचर। तो रुड़की क्लियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण इस समय लोग भाजपा से परेशान हैं, जिसके चलते इस सब प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। आज भाजपा से लोग परेशान हैं, रोजगार खत्म हो चुके, हर आदमी माने पर जब से नोटबंदी हुई और आज तक के हर कारोबार, किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी हो, सब परेशान है। आज यहाँ पर कांग्रेस की लहर है और आने वाला 2022 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और जी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी विधानसभा डोईवाला को एक आदर्श विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके चलते डोईवाला की जनता को बड़ी बड़ी सौगातों से नवाजा जा रहा है। और इसी कड़ी में डोईवाला की जनता को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार ने डोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम सभा को IMA विलेज घोषित कर दिया है, जिसका कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और इसका ऑनलाइन शुभारंभ जो है वो यहाँ किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में 95 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसकी शुरुआत कल डोईवाला से होने जा रही है। इसके अलावा डोईवाला के अन्य जगहों पर भी विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें शेरगढ़, चांडी, जाखन पुल का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसका भाजपा नेताओं व अधिकारियों द्वारा लगातार जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, नाबार्ड के चेयरमैन और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का क्षेत्र है। इसमें माजरी ग्रांट को जो है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना IMA विलेज के अंतर्गत इसका चयन किया गया है। यहाँ से माजरी ग्रांट से जो है और भी पंचायतों का ऑनलाइन शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है हर संभव पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे एक आदर्श विधानसभा को एक आदर्श रूप दिया जाए। IMA का मतलब है इंटीग्रेटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे खास बात यह है, सरकार द्वारा जो ये चालू किया गया है अभी, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह में सारे सरकार का जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया, आपका फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, सेरिकल्चर हो गया, सारे विभाग की जानकारी आपको एक ही जगह मिलेगी। ठीक है। अब इसका फ़ायदा लोगों को ऐसे मिलेगा कि जो हमारे किसान हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, जो अपना ये उत्पाद, ये लोग जो इनका होता है ना, उसको मार्केट में बेचने में विभाग इनकी हेल्प करेगा, है ना। और उसके बाद इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है ना, वो अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आएगा तो उसको भी फंडिंग की जाएगी उसकी भी। जैसे कोई फिशरीज़ का लेके आ गया कि उसने मछली पालन का करना है, एक प्रोजेक्ट लेके आना है उसने कि भाई जमा करना है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से हमको ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें भी विभाग इसकी हेल्प करेगा। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक बोर्ड से हूँ, तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर इस इलाके में 20-25 हमारे उन्नत फार्मर हैं जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अंडर आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कि मैक्सिमम जितने लोग आ सके, जो यहाँ पर आ सके, वो आसपास के लोग। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी संगठन पिछले 4 महीने का वेतन न मिलने के कारण अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज देहरादून में रोडवेज कर्मचारी संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से वे कर्मचारी कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सरकार उनका वेतन जारी नहीं करती तो 28 अक्टूबर से रोडवेज कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो बहुत है, लेकिन हमारी 5 सूत्री मांग खास है। सबसे पहले 5 माह का रुकावा वेतन है हमारा, और हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका प्रोत्साहन राशि 4 माह से काट दी गई है, जबकि हम कर्मचारियों ने सरकार के आदेश पर कोविड-19 में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियों का आवागमन किया और वासियों को लाने ले जाने में सरकार का साथ दिया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। तब तक हमें 5 माह का वेतन नहीं मिलेगा, हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि वापस नहीं होगी, खाली सालों में स्पेयर पार्ट नहीं होंगे, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आज हमारा पूरे उत्तराखंड में 1 दिवसीय कार्यक्रम है
और अगर इस पर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो 28 तारीख से मुख्यालय पर, उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय दीपनगर में है, वहां पर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और 2-3 दिन के अंदर उसमें समाधान नहीं होता तो हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। जिसकी कोरोना के दौर में भी प्रवासियों को उत्तराखंड लाने में दिन रात एक करने वाले उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्मचारियों को अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे रोडवेज कर्मचारियों को सरकार ने अब उनका वेतन नहीं दिया है, लिहाजा कर्मचारी और हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहा है और लिहाजा अब व्यापक रूप से आंदोलन की तैयारी चल रही है। हम उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी हैं और यहाँ मैकेनिकल का काम करते हैं गाड़ियों में और क्या नाम है 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण यह स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और क्या नाम है बच्चों की फीस भी नहीं दी गई है, 5-6 महीने से बच्चों की फीस भी नहीं दी गई है और राशन देना बंद कर दिया है और मकान का किराया तो दिक्कत हो रही है। और आपके माध्यम से अगर क्या नाम है ऊपर बात पहुँचाई जाए तो शायद हमारा वेतन आ जाए तो 4 महीने का वेतन। कार्डग्राम डिपो से चालक हूँ, दिक्कत क्या था 4 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रही, जिसके कारण पर हमारा बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा कि भाई स्कूल की फीस है, खाना है, राशन पानी है, ये सब दिक्कत आ रही है क्योंकि विभाग हमारा कुछ नहीं कर रहा है। और 2 महीने एक दूसरे ड्यूटी है, 4 महीने दूसरे डॉलर बोला और दूसरा चक्कर है, पेमेंट नहीं है, ये नहीं पैसा सैलरी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार दास। देखो हमारा सबसे मुख्य मांग तो है जो वेतन, जो प्रत्येक कर्मचारी की जो है पर मंथ की जो आजीविका है उसका परिवार का पालन पोषण कैसे हो, ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु तमाम चीज़ें हैं जिससे उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का है वो नहीं मिला है, इनका नियमितीकरण है। 15-15, 20-20 साल से लोग जो है यहाँ पे संविदा और विशेष श्रेणी के रूप में कार्य कर रहे हैं और अगर इसी रूप में अगर इनको 60 साल हो जाएगा तो विभाग इनको बगैर पैसे का जो है। सर कब से वेतन नहीं मिला है? जून माह 2020 से 4 महीने हो गए। 4 महीने। तो आगे क्या रणनीति है? रणनीति यही है, अगर नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेगा कर्मचारी, आक्रोशित हो। उधर हल्द्वानी में वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले परिवहन निगम कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी पिछले 4 महीने से वेतन न दिए जाने सहित 13 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि मई महीने के बाद से ही अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने वेतन जारी नहीं किया तो परिवहन निगम कर्मचारी 28 अक्टूबर है वहां पर निगम मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तेरह सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के हमने निगम प्रबंधन और शासन को आंदोलन का नोटिस दिया है और मांगें सभी इसमें प्रमुख हैं, लेकिन वेतन की समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि 4 माह से लगातार हमारा वेतन ड्यू हो चुका है और जिससे परिवहन निगम के कर्मचारियों का परिवार जो है भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया है और वेतन नहीं मिलने के कारण अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज किस तरह से विरोध जताया आप लोगों ने? आज हमारा पूरे उत्तराखंड में समस्त प्राथमिक शाखाओं में 1 दिवसीय धरने का हमने प्रथम चरण में इसका शुरुआत करी है और इसके बावजूद भी अगर निगम प्रबंधन और शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 28 अक्टूबर से हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। हम आज प्रांत के नेतृत्व में 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रथम चरण में यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा वेतन है। अगर हमें वेतन मिल जाता है तो और हमारी जो 23 सूत्रीय मांग है अगर पूरी हो जाती हैं तो हमारा अगला कार्यक्रम स्थगित होगा, नहीं तो हम 28 तारीख से निगम मुख्यालय पर धरना देने के लिए विवश होंगे और सरकार को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। कब से आपकी वेतन नहीं है, किसी की दिक्कत हो रही है? हमें मई माह के बाद से वेतन नहीं मिला पड़ा है और आज ये 5वां महीना भी बिना वेतन के जो है समाप्त होने वाला है और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। हमारे जो किराए में रहते हैं और वो किराएदार भी अब हम कर्मचारी से कह रहे हैं कि आप अपने घर खाली करो और हमें जो है अपना रोजी रोटी के लिए संकट पैदा हो चुका है। हो सकता है कि कर्मचारी इसमें कहीं आत्मदाह और अपनी ग्लानि के कारण ऐसा न कदम न उठा ले। तो रुड़की स्टेट हाईवे के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के पुतले की शव यात्रा भी निकाली।
प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल 4 बार सड़क के निर्माण को लेकर आंदोलन कर चुकी है, लेकिन सांसद और क्षेत्रीय विधायक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उन्होंने धमकी दी कि यदि 9 नवंबर तक निर्णय कार्य शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेसी अर्धनंगन होकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। नागफनी का कांटा लग रहा है, इस सड़क पे आप चल क्यों नहीं रहे हो, इस सड़क को आप बना क्यों नहीं रहे हो। तो हमारा 9 नवंबर को अर्धनग्न प्रदर्शन होगा और यदि इन्होंने कर दिया तो मैं इनके चित्र लगा करके प्रणाम करूंगा, स्वागत करूंगा, बैनर भी लगाऊंगा, भाजपा वालों का अभिनंदन भी करूंगा। और नहीं होता है तो इनको नंगा करने का काम करूंगा अर्धनग्न प्रदर्शन के माध्यम से। एक पीड़ा है यहाँ के नौजवान की, एक पीड़ा है लक्सर के लोगों की, उस पर सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही। भाजपा सरकार दोषी है, उनको दोषी तो कोई है ही नहीं है। दूसरी बात, जब तक ये रोड का निर्माण नहीं होगा ऐसे बदस्तूर प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसके आगे क्या करे कांग्रेस? और कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन के माध्यम यही है, जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, यही नारा हमेशा जारी रहेगा। एमडीडीए देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सुभाष नगर में कुछ दुकानों को सील कर दिया गया। एमडीए की इस कार्रवाई पर अब व्यापारी मुखर होते नजर आ रहे हैं और आज इन व्यापारियों के साथ मिलकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी धरना प्रदर्शन दिया। लालचंद शर्मा ने कहा कि व्यापारी वर्ग कोरोना के प्रकोप से परेशान है और अब त्योहारों का सीजन भी नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद एमडीडीए उनका उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रहा। देहरादून विकास प्राधिकरण बहुत गलत तरीके से ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम ये दुकानों का निर्माण हुआ था तब तो मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का यहाँ पे जो स्थापना नहीं हुई थी। तो इसलिए मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पहले पुराना इतिहास देखना चाहिए कि आखिर ये बाजार कब का बना हुआ है और कब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जबरदस्ती हमारे व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, कभी सीलिंग की कार्रवाई के नाम पे, कभी अतिक्रमण के नाम के ऊपर। इसलिए हमारे सभी व्यापारी भाई आज उसका विरोध कर रहे हैं और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग जो है इसका आंदोलन को और तेज करेंगे। और हमारी मांग है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इससे पहले कोविड के दौरान व्यापारियों का जो है बहुत सारी जो है आर्थिक स्थिति का जो है जूझना पड़ रहा है। नोटबंदी, जीएसटी के दौरान जो है व्यापारी पहले ही परेशान है और ऊपर से इस तरह की कार्रवाइयां जो है शासन प्रशासन कर रहा है, इसलिए हमारा ये विरोध है। तो बंगाली समाज को तहसील स्तर से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी शब्द को हटाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर बंगाली समाज द्वारा सितारगंज में प्रदर्शन किया गया और जाति प्रमाण पत्र की प्रांतियां जो है वो जलाई गई। तो अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने ये कहते हुए अपनी बात रखी है कि इस मांग को लेकर वो कई बार एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके जाति प्रमाण पत्र से ये शब्द नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने इस शब्द को नहीं हटाया तो बंगाली समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है सर्टिफिकेट में, इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। इसकी वजह से हमारे बंगाली समुदाय में किसी को सरकारी जॉब नहीं मिलता है। पूर्वी पाकिस्तान शब्द रहते हम हिंदुस्तान में ही हैं, लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द एक पाकिस्तान से संबंधित है, इसे हम नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान शब्द चाहिए, वहाँ पूर्वी पाकिस्तान हटा देना चाहिए। इस स्थिति में हम दोबारा मोर्चा करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हारने वालों में से नहीं है, हम बंगाली समुदाय में से आए। कई वर्षों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार उन्होंने घोषणा भी किया पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटा दिया जाएगा या हट गया, कई बार भी घोषणा भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द नहीं हटा। आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब ये ज्ञापन देने का कार्य खत्म करके हमें धरातल पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ जाके हमें अपनी मांग को पूरी करने के लिए अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत ग्राम संपर्क अभियान के तहत विकासनगर के डाकपत्थर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनने के लिए बैंक संबंधी ऋणों की जानकारी दी। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधन अश्वनी तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें कृषि कार्ड, डिजिटल बैंकिंग और व्यावसायिक ऋण समूह और माध्यम से इसी कृषि एवं उद्योग को शामिल किया गया है। यानी ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं।
रूप देना है। इसी को विचार को आगे लेकर पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश का दूसरा नंबर का बैंक है, उसने ये ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में हर महीने एक हमारी ग्रामीण शाखा 2 कैंप करेगी और इस प्रकार कुल 6 कैंप हम करेंगे, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर की जा चुकी है और दिसंबर के अंत तक हम करीब पूरे देश के 500 जिलों के 2500 गांवों को। तो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कल देर रात दून अस्पताल के पास से 3 बाइक सवारों ने मेडिकल स्टोर के मालिक का बैग छीनकर फरार हो गए हैं और पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सहित सीओ सिटी द्वारा घंटाघर और आसपास क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया। सीओ सिटी शेखर सियाल ने कहा कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है, यानी कि मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। ये दून हॉस्पिटल के पास कोई गौरव भार्गव व्यक्ति हैं जो अपना मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। पैदल से उनका कहना है कि 3 बाइक सवार आए, उन्होंने कुछ शायद उनके हाथ में कुछ था, उसको लेकर के उनको डरा और कहा कि बैग मुझे दे दे। तो बैग शायद उनका खाली था, उसमें एक टिफिन था, उनका बताना है। तो उसके आधार पर इमीडिएट हमने उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर दिया और बाकी टीमें लगी और जल्दी हम पूर्णतः विश्वास में है कि आज शाम तक मामले को क्रैक कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे। और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जहां एक और शासन प्रशासन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठनों के लोग राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोकगीतों और कहावतों के माध्यम से जनता को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शासन प्रशासन के बिना आर्थिक सहयोग से इन संगठनों ने 200 गांव और शहरों में जाकर लोगों को इस महामारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जागरूक किया और इन संगठनों में एक है जन कल्याण समिति कपकोट और इस संस्था के सदस्य किशन सिंह दानू के अनुसार उन्होंने अलग अलग स्थानों में जाकर लोकगीतों के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी की रोकथाम और इसके बचाव के बारे में जागरूक किया। लोगों तक आम आदमी तक एक मुहिम छेड़ी है। हम चाहते हैं कि बागेश्वर, सुंदर बागेश्वर, स्वच्छ बागेश्वर का नारा दे रहे हैं और कोरोना मुक्त बागेश्वर का एक नारा दे रहे हैं। अभी हम सारे बाजार में ये दिया है। तो हम ये पूरे बिगर सरकार की मदद की, बिगर किसी विभाग के मदद के, तो मेरे पत्रकार महोदय इस आवाज को भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।